ये एक्ट हैज बीन मेड एट द बिहेस्ट ऑफ द आईपीएस लॉबी। देखिए CAPF जो एक्ट है अभी जो आया है, पहली बात तो ये हाउसेस से पास होके आया है, तो डेफिनेटली मेजॉरिटी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट जो हमें देखना चाहिए कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मेरा ये सोचना है, ये एक्ट बनाकर जो सुप्रीम कोर्ट के रूल ऑर्डर को, और जो कि रिव्यूड था, और इस एक्ट को पास करने के लिए जो कुछ भी आर्गुमेंट्स दी गई हैं, वो सारी आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनी थी और उनको रिजेक्ट किया था। तो मुझे नहीं पता इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कितनी रहेगी जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस होगी। किसी भी सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट स्टॉप पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, वो हम सबको पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता। सबसे बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो इस एक्ट में है वो इसके सेक्शन 3 में है। आप सेक्शन 3 की लैंग्वेज देखिए, नॉट विथस्टैंडिंग एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो रहा है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हित में है, मुझे लगता है। तो ये चीज़ आप उस रिफॉर्म को आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो नहीं है। दिस इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एट ऑल। मेरे विचार में हमारे फंडामेंटल राइट्स भी कर्टेल हो रहे हैं। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ओनली ऑफ प्रमोशन। दिस इज द हिडन एम ऑफ दिस एक्ट टू एंश्योर मोनोपोली। नहीं, अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब थ्योरी पढ़ने से नहीं आती है। अनुभव ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो ग्राउंड पे रहता है उसी को अनुभव होता है। आईपीएस may be good in their own organ, although I doubt that, considering the manner in which they have handled these protests, or they have been handling so many other law and order encounter specialists than in the South. मेरे हिसाब से अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर है दैट शुड नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि नहीं है। इस पे मेरे को अभी तक कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आता। तो जब चीज़ें डिफरेंट है तो आप आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो डेफिनेटली आर्टिकल 14 का वायलेशन तो इसमें नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आज हम एक बेहद ही खास पैनल डिस्कशन करने वाले हैं और ये पैनल डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे देश के दो इम्पॉर्टेंट फैक्शन से जुड़ा हुआ है, दो ऐसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और बहुत ज़्यादा जिम्मेदार भी हैं। हम बात कर रहे हैं CAPFs की और हम बात कर रहे हैं IPS ऑफिसर्स की। ये कोई CAPF वर्सेस IPS नहीं है, ये एक डिस्कशन है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला फंस कहाँ रहा है। हम बात करेंगे CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 की। आप सब जानते हैं बजट सेशन में सरकार इस बिल को लेकर आई जिसको दोनों सभाओं से पारित करके एक्ट बनाया गया। उसके बाद CAPFs के अंदर खासकर जो वेटरन्स हैं उनके अंदर एक नाराजगी थी इस मुद्दे को लेके कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो मई 2025 में आए थे आपने उनका पालन नहीं किया। आप उसको सुपरसीड करते हुए आप एक एक्ट लेकर आए और उस एक्ट में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन का जिक्र नहीं था। इसको लेकर एक नाराजगी उनके मन में थी। इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुए हैं। आपने भी देखा होगा, हमने भी कवर किया था। उसके बाद हमने तमाम वेटरन्स से बात की, CAPF हो चाहे IPS हो, उनसे बातचीत कर हमने इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश की। तो उसी कड़ी में अभी वापस एक नया अपडेट ये आया है कि अराउंड 3000 सर्विंग ऑफिसर्स, वेटरन्स, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, इवन वुमेन ऑफिसर्स, वो भी जो हैं उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कंटेम्प्ट की सुनवाई चलने वाली है, सितंबर में उसकी तारीख भी है। तो इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे एक्ट के दोनों पहलुओं को। और इस एक्ट पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद खास शख्स मौजूद हैं। हमारे साथ फॉर्मर IG ऑपरेशन इंटेलिजेंस SSB मिस्टर प्रदीप गुप्ता सर मौजूद हैं। हमारे साथ कनिका भारद्वाज जी मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। और अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे SK सूद साहब जो फॉर्मर ADG VSF रह चुके हैं। तो एक बहुत ही एनलाइटेंड और बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल पैनल है हमारे साथ एंड विल हैव अ वेरी गुड डिस्कशन ऑन दैट। एंड ऑन दैट नोट आई वुड वेलकम आवर गेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग अप। सर मैं आपसे शुरू करूंगा सर। CAPF एक्ट 2026 अब ये एक्ट बन गया है। जब ये बिल आया था
जो सीएपीएफ वेटरन्स हैं उनकी समस्याएं क्या क्या, उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं सर? व्हाई आर दे एजिटेटेड आफ्टर दिस एक्ट? देखिए, सीएपीएफ वेटरन्स जो हैं, देखा जाए तो इनिशियली जब सिक्स पे कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उस समय जो पे कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विसेज को जो बेनिफिट्स दिए गए थे, वो बेनिफिट्स जो सीएपीएफ्स के फोर्सेस हैं उनके एग्जीक्यूटिव कैडर ऑफिसर्स को नहीं दिए गए। तो लिहाजा आज के दिन में जो वेटरन्स हैं वो उन दिनों में सबसे बड़े देखा जाए तो स्टेक होल्डर्स थे इस डिसीजन के, जो कि उनके फेवर में नहीं था। और इसीलिए उनमें से कुछ लोगों ने जो भी चैनल्स हैं अपने ग्रीवेंसेस को रेज़ करने के लिए उसका प्रयोग किया। उसके बाद जो आखिरी चैनल था माननीय न्यायालय का, वहाँ पर गए और 16 साल की लीगल बैटल के बाद जब फाइनली पिछले साल मई में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि फॉर ऑल पर्पसेस जो सीएपीएफ के एग्जीक्यूटिव ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं दे आर ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस, और इसके अलावा जो दूसरी बात थी वो कि एसएजी लेवल तक के जो डेपुटेशंस हैं उनको ग्रेजुअली 2 साल के अंदर रिड्यूस किया जाए। तीसरा जो कि कैडर रिव्यू है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं देखा जाए तो सर्विस से रिलेटेड, वो सभी फोर्सेस में नियमित अंतराल पे नहीं होती थी और लगभग सभी फोर्सेस के जो कैडर रिव्यूज़ 2021-22 में होने थे वो नहीं हुए थे अभी तक। तो फोर्स माननीय न्यायालय का आदेश था कि 6 महीने के अंदर सभी फोर्सेस के कैडर रिव्यू भी किए जाएं। तो वेटरन्स चूँकि इस इशू में मेन स्टेक होल्डर्स थे शुरू से, इसकी वजह से आज बेशक वो रिटायर हैं, लेकिन इस समस्या से उनका जुड़ाव स्वाभाविक है। और जब माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया तो जैसा कि एक आम नागरिक हमेशा अपेक्षा करता है, जब वो उसके साथ कोई अन्याय होता है तो वो न्यायालय की शरण में जाता है, पहले लोअर कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में, और सबसे आखिर में जो माननीय उच्चतम न्यायालय है वहाँ जाता है। और उसकी अपेक्षा ये रहती है कि जो उसका ग्रीवांस है उसके संबंध में उसको न्याय मिलेगा। ठीक यही आशा लेकर के जो सीएपीएफ के अधिकारी थे वो न्यायालय में गए थे और न्यायालय का निर्णय आने के बाद सभी की अपेक्षा थी कि इस निर्णय का अनुपालन होगा, लेकिन इस निर्णय का अनुपालन आंशिक तौर पे भी नहीं हुआ। अगर आंशिक तौर पर भी इसका अनुपालन होता तो शायद कुछ संतोष होता, लेकिन इसका अनुपालन आंशिक तौर पे भी नहीं हुआ। और जो सीएपीएफ एक्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 बनाया गया, वो एक तरीके से देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे उनको बिल्कुल एक तरीके से उलटा करने वाला ये एक्ट है। और इस वजह से जो आज आप बता रहे हैं कि लगभग 3000 से ज़्यादा सर्विंग ऑफिसर्स ने माननीय न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया है, तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आपके साथ न्याय नहीं होगा, जो न्याय माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया था उसका अनुपालन नहीं किया गया, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है जो कि सीएपीएफ अधिकारियों के साथ हुआ। और अगर आपके साथ अन्याय होता है तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप उच्चतम न्यायालय की शरण लें। लेकिन एक बात इससे जाहिर होती है कि
सीएपीएफ के जो अधिकारी हैं उनमें निराशा ज़रूर है। बिल्कुल सर। कनिका, आप तो प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ हैं, आप खुद लॉयर हैं, आप एडवोकेट हैं, आपको आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिचुएशन को? ये एक्ट जो है, अभी जो कंटेम्प्ट की सुनवाई चल रही है, ये तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, हाउ डू यू सी दिस एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ? देखिए, सीएपीएफ जो एक्ट है अभी जो आया है, पहली बात तो ये हाउसेस से पास होके आया है, तो डेफिनेटली मेजॉरिटी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट जो हमें देखना चाहिए कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। अब कुछ लोग हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे इसको, कुछ लोग बोलते हैं ये एंटी नेशनल बिल है, कुछ लोग इसको आईपीएस वर्सेस सीएपीएफ पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो देखिए, मैं जिस तरह से मैं इसको देखती हूँ, ये जो एंगल है इस एक्ट को देखने का इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ये गलत है। इस एंगल से आप नहीं देख सकते। अभी मैं सर को सुन रही थी एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप देखिए, कोई ऐसा कोई रिफॉर्म आया है और रिफॉर्म के बेसिस पे कोई डिमांड्स नहीं है। जितनी भी डिमांड्स हैं वो सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके हैं, दैट उनको प्रमोशन चाहिए, उनको रिकॉग्निशन चाहिए, एंड डेफिनेटली उनको चाहिए, एंड आई सपोर्ट इट कि उनको भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, वॉट एवर दे आर डिमांडिंग दे शुड गेट इट। बट ये एक सर्विस रिलेटेड इशू है। आप एक सर्विस रिलेटेड इशू को अगर आप इंस्टीट्यूशनल ईगो से कंपेयर कर लेंगे तो ऐसे तो कोई भी बिल नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ये बिल छोड़िए, आप ऐसे देश में कभी कोई बिल नहीं आ सकता अगर इस तरह से हम देखेंगे। तो मेरे जो इस तरह से मैं इसको देख रही हूँ, जो बिल आ रहा है वो एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है। अलग अलग फील्ड के लोग जो काम कर रहे थे, अलग आप ग्राउंड पे अगर 5 लोग अलग अलग ग्रुप के काम कर रहे हैं, उनका अलग अलग आप देखिए कमांड है, अलग उनकी जुरिस्डिक्शंस हैं, उनके अलग लॉज हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है उसको ऑर्गेनाइज करना। उसमें ना तो कोई क्लैरिटी होती है, ना कोई सर्टेनिटी है, बहुत सारी लिटिगेशंस पेंडिंग हो जाती हैं। आप ये भी छोड़िए, आप ये देखिए कि ऑन द स्पॉट, क्योंकि हर किसी की जुरिस्डिक्शन अलग है, कौन सा अब किस जुरिस्डिक्शन में जाएगा, कौन सा एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो गया, मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी को लेके कोई इंसिडेंट हो गया, अब कौन सा इंसिडेंट किस जुरिस्डिक्शन में जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब गवर्नमेंट कहती है एक अम्ब्रेला लॉ हम लाते हैं कि सब लोग अब एक ही चीज़ से गवर्न होंगे ताकि हम फैसले इजीली ले पाएँ, ताकि एक क्लैरिटी रहे। बट जो एंगल देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि भाई ये तो आईपीएस वर्सेस सीएपीएफ है। तो ये एंगल मुझे लगता है गलत है, एंड डेफिनेटली आई सपोर्ट द डिमांड्स ऑफ सीएपीएफ, बट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ अपने सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ को आप उसको आप डिमांड करने के लिए आप पूरा एक्ट, मुझे लगता है आप गलत नहीं ठहरा सकते हो। सो दिस इज़ माई टेक। और जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि कुछ ही देर में हमारे साथ फॉर्मर एडीजी बीएसएफ इसके सूद साहब भी जुड़ेंगे, तो सर इज हियर, वेलकम सर, इट्स ग्रेट टू हैव यू सर। अभी जस्ट हमने शुरू ही किया था, सर ने सीएपीएफ के जो ग्रीवांसेस हैं वो हमें बताएं, एंड मैम का कहना था कि इट्स अ ब्लैंकेट लॉ, ये रिफॉर्म है, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। सो बिफोर आई मैं आगे इनसे कोई भी सवाल करूं, आई वुड लाइक टू टेक योर ओपनिंग रिमार्क्स। जो भी चल रही है, कंटेम्प्ट की सुनवाई भी होनी है, 3000 ऑफिसर्स ने पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, हाउ डू सी दिस एंटायर मैटर अभी सर? क्योंकि पहले तो हम जान चुके हैं इस आपके व्यूज़, अभी क्या है सर? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आज पिटीशन हेयर हुई थी, आर्टिकल 32 के तहत डाली गई थी पिटीशंस, वो मंजूर हो गई हैं, इन द सेंस के नोटिसेस इशू हो गए हैं, और कोर्ट ने बोला है कि प्लीडिंग्स कंप्लीट करके 18 नवंबर को उन्होंने डेट दी है। तो दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ टुडे। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। नाउ जो ये पूरा मसला है, ये जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है, इस एक्ट के तहत उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी उनको ओवर रूल कर दिया, बिना उसके बेसिस को बदले। क्योंकि अगर आपको कोर्ट के उसको जजमेंट को ओवर रूल करना है तो आपको वो वाले लॉज, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, बट जो मेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जो उसके जो डिफेक्ट्स पॉइंट आउट किए हैं कोर्ट ने, उनको आपको दूर करना पड़ेगा।
तो ये एक्ट के तहत वो डिफेक्ट्स दूर नहीं किए गए हैं। और जो हमारी ये वाली फाइट थी, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वाली फाइट, इसके तहत कोर्ट ने तो हुक्म दिए थे कि आईजी लेवल तक, दैट इज़ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक, सारे अधिकारी अलग अलग अपनी अपनी सुरक्षा बल के होने चाहिए। बीएसएफ है तो बीएसएफ के सभी अधिकारी आईजी लेवल तक हो जाए। मेरा ये इसमें कहना है कि अगर आप चाहते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, आईपीएस ऑफिसर्स आना चाहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन एक तरफ का तरीका तो है नहीं, कोऑर्डिनेशन दोनों तरफ का है। तो अगर आप चाहते हैं कि 10 आईजी आपके बीएसएफ में आएँ, या 2 एसएसबी में जाएं, या 3 आईटीबीपी में जाएं, तो ठीक है, उतना नंबर हमारा भी स्टेट्स में चला जाए, कोऑर्डिनेशन उससे और बेहतर होगी। आईपीएस का ऑफिसर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिसर उस पर्टिकुलर स्टेट में बैठा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन उससे और बेहतर होगी। और जो हमारी प्रमोशनल एवेन्यूज़ को आर्टिफिशियली ये एक्ट बना के, और इस एक्ट से पहले भी जो रूल्स थे उसमें भी यही प्रोविजंस थे कि थ्रू जो हमारा राइट्स कर्टेल किए गए हैं वो रिमूव हो जाते। तो अगर हमारी 46 पोस्टें हैं बीएसएफ में फॉर एग्जांपल, तो हमारे 46 आईजी बनेंगे। आपको 13 आने हैं, आपने तो 13 बीएसएफ के आईजी रेसिप्रोकली ले लीजिए। तो मेरा ये सोचना है, ये एक्ट बनाकर जो सुप्रीम कोर्ट के रूल ऑर्डर को, और जो कि रिव्यूड था, और इस एक्ट को पास करने के लिए जो कुछ भी आर्गुमेंट्स दी गई हैं, वो सारी आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनी थी और उनको रिजेक्ट किया था। तो मुझे नहीं पता इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कितनी रहेगी जब सुप्रीम कोर्ट में इस पे बहस होती है। तो कनिका, आप ज़्यादा बेटर बोल पाएंगे इस पर। सीएपीएफ का लगातार ये कहना है कि कोई भी आर्गुमेंट सरकार इस बिल में ऐसा नहीं है जो सरकार ने पिछले 12-13 सालों में डिफरेंट कोर्ट्स के सामने नाका हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट में फिर रिव्यू पिटिशन भी हुआ। उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देती है और आप उसको कम्प्लीटली ओवररूल कर देते हैं, आप उसको कम्प्लीटली यू फेल टू मीट द डिमांड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, तो फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल खड़े होते हैं। जी देखिए, बहुत सिंपल वे में इसको समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट एक अलग पिलर है, और जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेशन है, वो एक अलग पिलर है। ये 2 इंडिपेंडेंट सेपरेट पिलर्स हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग देता है, इसका मतलब पार्लियामेंट का भी पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल करने की। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, वो हम सबको पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता, राइट। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो क्वेश्चन सामने आता है, जो हमें देखना है, वो ये है कि जो एक्ट आया है, नंबर 1, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, राइट। तो ये जो डिसाइड करेगा कि ये पर्टिकुलर जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या इसके कुछ प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या लीगली वैलिड नहीं है, वो अगेन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये जो मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जजमेंट दे चुका है, जैसे जिस तरह से बार बार इस चीज़ को सामने लाया जाता है कि ओवररूल है, ओवररूल की पावर, ओवररूल इज नॉट द वर्ड, ओवररूल कभी नहीं हो सकता, एग्जैक्टली। बट पार्लियामेंट हैज़ द राइट, पार्लियामेंट के एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ। किसी भी सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट स्टॉप पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ। अब कनिका जी, कंटेम्प्ट की सुनवाई चल रही है। 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी। गवर्नमेंट ने, ऐसा आरोप लग रहा है, गवर्नमेंट ने नहीं किया उसे इम्प्लीमेंट, और लॉ भी 6 महीने बाद बना। मई का डिसीजन है, फेब और मार्च में जाके ये बिल पास हुआ, ये बिल एक्ट बना। तो ये जो कंटेम्प्ट की सुनवाई चल रही है, उसमें कितना दम है और क्या कुछ हो सकता है, हम उस लीगैलिटी पे पहले चर्चा करेंगे। व्हाट यू थिंक कि आगे क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन हो सकता है इस पे? देखिए, अल्टीमेटली ये जो एक्ट, जब ये एक्ट आएगा, ये एक्ट आप चैलेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि इस एक्ट में कोई प्रॉब्लम है, या इस एक्ट में कोई भी ऐसे प्रोविजंस है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो मुझे नहीं लगता कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फॉर द रीज़न बीइंग, मैंने पहले भी बताया कि जितने भी इश्यूज सामने आ रहे हैं वो सारे सर्विस रिलेटेड इश्यूज हैं, सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, विच आई ऑल्सो सपोर्ट,
मैं ये नहीं कह सकती कि जो ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ है मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगी, या CAPF ऑफिसर जो ग्राउंड लेवल पे इतनी मेहनत से काम करते हैं वो अगर कुछ डिमांड कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं डेफिनेटली उसे सपोर्ट करूँगी, बट देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके या फिर आप अपने प्रमोशंस को लेके या इन सब चीज़ों को लेके आप पूरा जो रिफॉर्म हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो रहा है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हित में है, मुझे लगता है, तो ये चीज़ आप उस रिफॉर्म को आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो नहीं है। दिस इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एट ऑल। हाँ, रही बात सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, कंटेम्प्ट की, और रही बात एक्ट की, तो डेफिनेटली ये एक्ट आगे जाके चैलेंज हो सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सारे एक्ट चैलेंज ऑलरेडी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप वक्फ एक्ट को देखेंगे, वो भी चैलेंज हुआ था, और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसके प्रोविजंस डिक्लेयर हुए तो उसमें भी फैसला आया था। तो सिमिलरली ऐसा अगर ये एक्ट है, अगर ये इसका कुछ प्रोविजंस हमें लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, इसमें तो डेफिनेटली ये एक्ट चैलेंज हो सकता है, और अभी आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये चैलेंज होगा भी। तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट अपना टेक करेगा वो वी ऑल हैव टू फॉलो। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बोल देना कि एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज़ नॉट एट ऑल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो जस्टिफाई हो ही नहीं पा रहा है। सर, मैम का कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि आज जो मैंने पिटीशन का रेफरेंस दिया वो चैलेंज ही था। हाँ। कंटेम्प्ट तो पहले से था, आज चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वी हैव चैलेंज द एक्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 32 एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड इट एंड इशूड नोटिस। सो ये फैक्ट मैं क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, सबसे बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो इस एक्ट में है वो इसके सेक्शन 3 में है। आप सेक्शन 3 की लैंग्वेज देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। ये लैंग्वेज इटसेल्फ कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट से राइट टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट हम उसको टेक अवे कर रहे हैं। सो दिस गोज, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी जा रही है उसके बरखिलाफ जा रहा है, और ये एक लेजिस्लेशन पास करके आप सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कर्टेल नहीं कर सकते इस तरह से। तो दिस इज द मोस्ट अपरेंट इनकंसिस्टेंसी इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। और अब ये जो पूरी लैंग्वेज, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, सो दिस appears टू ओवरराइड जुडिशियल डिसीजन। और इसके अलावा मेरे विचार में हमारे फंडामेंटल राइट्स भी कर्टेल हो रहे हैं। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ओनली ऑफ प्रमोशन का भी अगर हम सवाल देखें तो हमारा ऑफिसर अभी 15 सालों में वो डिप्टी कमांडेंट बन रहे हैं, और वो 14 सालों में वो DIG बन के इस 15 साल के ऑफिसर के ऊपर आता है। इस 15 साल के सर्विस वाले ऑफिसर ने ग्राउंड पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें देख रही, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो DIG आएगा उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है बॉर्डर का। और आयरनी ये है कि आज तो आ गया केरला काडर का, उसने केरला की पुलिस देखी जहाँ पर कम्युनिस्ट मेंटालिटी है, एग्रेसिव मेंटालिटी है, और कल को आ जाएगा उड़ीसा का जिसकी डिफरेंट मेंटालिटी है। तो हर व्यक्ति जो आता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की इथॉस को खराब करता है। वो कल आएगा तो केरला की इथॉस लाएगा, आज आएगा तो उड़ीसा की इथॉस लाएगा। एक DG साहब आए, उन्होंने देखा प्रमोशन जवानों में नहीं हो रही, 20 सालों में हो रही है। उससे पहले एक DG साहब ने कहा जी कि लांस नायक की रैंक के हटा दे। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑफिसर्स। मतलब ये मिसमैनेजमेंट परकुलेट्स डाउन टू द बॉटम। उन्होंने कहा जी लांस नायक की रैंक्स बेकार हैं, तो उन्होंने वो रिमूव कर दी। उन्होंने कहा जी हम पुलिस के इक्विवेलेंट कर देते हैं, सिपाही से सीधा हवलदार बने, ठीक है। तो जब जवानों में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ने लगा तो एक DG साहब आए, उन्होंने कहा जी हम आपको जो सीनियर 10 साल से ऊपर वाला सिपाही है
हम उसको एक फीता दे देते हैं उल्टा उल्टा ऐसे वाला, लास्ट नायक वाला ऐसे होता है ना, वी ऊपर होता है ना, तो उसको हमने, तो इस तरह के मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स किए जाते हैं टू सॉर्ट ऑफ ऑब्फस्केट द मेन इश्यूज विच इज total stagnation, absolute dissatisfaction in the organization. It is not the question of promotion. It is a question of playing with the playing with the ethos of a very important security apparatus of our country. Umbrella law की जरूरत ही नहीं. Umbrella law में भी आप देखें बड़ा cleverly worded है. Additional DG, minimum 67% goes to them, which means it can go beyond that. Minimum 67 तो 4 में 3 में 2 3 होंगे ना उनके, 3 ही होंगे उनके, क्योंकि इवन दो इट इज 75, इट इज मिनिमम, अगर 2 हो जाते हैं तो 67 से कम हो जाता है. 5 में भी अगर होंगे तो 4 इज 80, 3 इज 60, तो 4 कैडर को तो एक ही मिलेगा. So these have been very cleverly worded, this act, and I have no hesitation in saying that ये act has been made at the behest of the IPS lobby, because हमारी organizations बहुत vast हैं, हमारी organizations के पास बहुत resources हैं. केरला कैडर का यूपी का बंदा वो यूपी आना चाहता है तो ही सेज के मुझे एसएसबी में दे दो, मैं लखनऊ में बैठ जाऊंगा. राजस्थान कैडर का बंदा मणिपुर में बैठा है, वो कहता है जी मुझे बीएसएफ दे दो, मैं राजस्थान में पोस्टिंग ले लूंगा. या वहाँ पर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन उल्टी हुई, योगी आदित्यनाथ से फॉर एग्जांपल किसी आईपीएस ऑफिसर की नहीं बन रही तो ही क्वाइटली मूव्स आउट टू बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, और जाके अपनी ठंड मार के 5 साल, सारे रिसोर्सेज हैं, और दे देन गो बैक. दिस इज द हिडन एम ऑफ दिस एक्ट, टू एंश्योर मोनोपोली ऑफ द आईपीएस. ब्रिटिश भी तो गए थे, ब्रिटिश लोगों की भी तो यही आर्गुमेंट्स थी ना, कि किसने, चर्चिल ने बोला था ना कि if India goes to the hands of Indians, so it will go to dogs or something. I am not exactly remembering the phrase. So this is colonial sort of ethos. So that is. आपने 2-3 बड़ी बातें कही. एक हाँ तो जी. मतलब आपके कहने का मतलब ये था कि जो डेपुटेशन होते हैं उससे जो कंसिस्टेंसी होती है वो डाइल्यूट होती है, इनकंसिस्टेंट फैसले आते हैं. कभी कोई डीजी अपने प्रेफरेंस से कोई फैसले लेता है, कोई सेट रूल नहीं है, कोई सेट प्रोसीजर नहीं है जिससे फैसले लिए जाएं. फिर आपने कहा कि जो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा आरोप है कि ये एक्ट हैज़ बीन मेड एट द बिहेस्ट ऑफ आईपीएस लॉबी. यस. मैं कनिका के पास आऊं. मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दिए, मैं आपको ऑपरेशनल एग्जांपल्स देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आई वाज इन नॉर्थ बंगाल फॉर 3 years. आई वाज कमांडिंग दैट फ्रंटियर. वहाँ पर एक एडिशनल डीजी थे जिन्होंने ये ब्लैंकेट हुक्म दे दिया था कि आप जवान कैटल स्मगलर्स या किसी के ऊपर फायर नहीं खोलेंगे. नाउ व्हाट डज अ जवान डू, क्या करेगा? उसके ऊपर 1000 गायें और उसके पीछे 100-150 क्रिमिनल, वो बर्छे और क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है लकड़ी काटने वाला, छीलने वाला, वो लेके लेकदार गड़ासा वो लेके चल रहा है. एंड जवान क्या करेगा? जवान गोली चलाएगा. उसको राइट टू सेल्फ डिफेंस है ना. बट दैट पर्सन हु गेव दैट ऑर्डर डिड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ द ग्राउंड. उसको पता ही नहीं है कुछ भी. मैं कल आके इनके कैमरे के पीछे खड़ा हो जाऊँ, बिकॉज आई हैव परचेज दिस न्यूज़ एजेंसी. Maybe, I mean, I don't have that kind of money, but supposing I purchase this news agency and say that this person is not fit, I'll do the. So वही चीज़ है. Let them. Why don't they go to army to become generals? मेरी
ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक रोल है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक रोल है। नेपाल भूटान बॉर्डर की सिचुएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बॉर्डर से बिल्कुल डिफरेंट है। आईटीबीपी का कोई है अगर, तो वो आईटीबीपी की जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। पुलिस वाले को पता ही नहीं है, ही विल कीप कमांडिंग फ्रॉम वेरेवर, चंडीगढ़ से या कहीं से या लखनऊ से, पटना से, दे विल कीप कमांडिंग, है ना। तो सर मैं इसी आर्गुमेंट्स पे मैं कनका के पास आऊँ, उससे पहले सर आप कितना एग्री करते हैं वट एवर सूद सर सेड? नहीं, सूद सर का कहना सही है, लेकिन स्पेसिफिक के संदर्भ में आप चाह रहे हैं, क्योंकि सूद सर ने बहुत सारी बातें कही। जैसे सर ने कहा कि इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं फैसले आइडिया नहीं होता है, ग्राउंड लेवल ऑपरेशन का आइडिया नहीं होता है डेपुटेशन पे ऑफिसर्स के पास, तो तमाम तरीके की परेशानियाँ आती हैं, बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल। नहीं, अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब थ्योरी पढ़ने से नहीं आती है। अनुभव ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो ग्राउंड पे रहता है उसी को अनुभव होता है। सर ने जो अभी कैमरे वाला एक छोटा सा उदाहरण दिया, अगर हमें कैमरे की नॉलेज नहीं है और हम कैमरामैन को हटा के पीछे आ जाते हैं उसकी जगह ड्यू टू एनी रीज़न और समबडी ब्रिंग्स अस हियर, तो निश्चित रूप से हम वो काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे जो आपका एक कैमरामैन कर रहा है। तो यही चीज़ बड़े संदर्भ में भी लागू होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कनिका, जैसे आप आर्गुमेंट दे रही हैं, फिर जो सरकार का भी आर्गुमेंट है वही होता है कि हम तो ये एक्ट लेके आए हैं फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा, एक लीडरशिप रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, जैसे लोग कहते हैं अम्ब्रेला लॉ है। बट यहाँ पे इनका आर्गुमेंट उसके ठीक उलट है कि ये कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं ला रहा है, ये कोई बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं ला रहा, बट ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लोगों को आइडिया नहीं है ऑपरेशनल चैलेंजेस का, और फिर बाद में ऑपरेशनल दिक्कतें आती हैं, तो ये रिफॉर्म कैसे हुआ? राइट, सो अभी मैं जितना भी सुन रही थी, तो अगेन आई वुड वांट टू से कि ये जितनी भी आर्ग्यूमेंट है, अगेन दिस इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन कि आईपीएस वर्सेस सीएपीएफ, ये इसका जो टैगलाइन आप दोगे वो वही दोगे। तो अल्टीमेटली यही है कि दिस इज आईपीएस वर्सेस सीएपीएफ, जो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। इट इज़ नेवर वर्सेस, ये वर्सेस कभी नहीं होना चाहिए। आई टोटली सपोर्ट कि बैलेंस्ड होना चाहिए। आईपीएस का अपना एक अलग रोल होता है, आईपीएस अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी पब्लिक ऑर्डर, अपनी पॉलिसी मेकिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स प्लेट में लेके आते हैं। जो सीएपीएफ होता है उनका एक अलग फील्ड पे रोल होता है, उनका एक एब्सोल्युटली अलग रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेशनल सिक्योरिटी का उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सारे जो सिक्योरिटी के इंस्टॉलेशंस भी होते हैं या जो बॉर्डर के पार आसपास की जो सिक्योरिटीज़ डेटा, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका होता है, राइट। तो उनका एक अलग रोल है, आईपीएस का एक अलग रोल है। तो एज अ सिस्टम अगर मैं देखूं तो वी हैव टू यूटिलाइज बोथ। आप ये नहीं कर सकते कि आईपीएफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है, सीएपीएफ को आप सीएपीएफ को दोगे तो फिर आईपीएस भी बोलेंगे हमें क्यों। इस तरह से तो कभी कोई लॉ या कभी कोई मशीनरी नहीं चल पाएगी, विच इज़ अ फैक्ट। लेबल के बेसिस पे देखो, अभी जो क्वेश्चन है वो ये है, मेरे हिसाब से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन हियर, मेरे हिसाब से अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर है दैट शुड नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि नहीं है। इस पे मेरे को अभी तक कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आता दिखा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिर्फ एक जुडिशियल रिव्यू का मेरे को ज़रूर पॉइंट लगा कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं है इसमें, जैसे सर ने कहा सेक्शन 3 उन्होंने अभी पढ़ के बताया, तो वो एक पॉइंट मुझे समझ आता है जिसपे कि आर्ग्यूमेंट हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, वो एक वैलिड पॉइंट लगा। बट उसके अलावा मुझे ऐसा कोई पॉइंट नहीं लगा कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हो रही है देश में, नहीं हो रही है। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी इज़ आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है ना, तो फंडामेंटल राइट्स भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी आपसे छीन लिए जाते हैं जब हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की। ये एक्ट अगर बात की जाती है इस एक्ट के बारे में कि ये सिर्फ एक अम्ब्रेला देने के लिए है, तो मैं कहती हूँ ये एक्ट एक नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए कि अल्टीमेट जो गवर्नमेंट है, अल्टीमेट डिसीजन हमेशा गवर्नमेंट का ही होगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमें चलना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही है अल्टीमेटली। एंड किसी भी सिचुएशन में अगर कोई इंसिडेंस होता है, कोई एंटी नेशनल चीज़ें होती हैं देश के अंदर जो कि स्टैटिक ऑब्वियसली चेंज होती रही आ रही है,
पहले कुछ और थी, बीच में कुछ और है, आज जो सिचुएशंस है वो कुछ और हैं। तो डेफिनेटली जब डायनामिक्स चेंज होते हैं तो आपको नए लॉज भी लाने पड़ते हैं, आपको नई पावर किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को ईजीली आप यूज़ कर सकते हो अपनी पावर्स, वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है एज पर द एनवायरनमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि भाई 70s में तो ऐसा था, तो 80s में तो ये हुआ, अब ये, तो ऑब्वियसली जब चीज़ें चेंज होंगी तो लॉज भी चेंज होंगे। रही बात अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं, डेफिनेटली मैं जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, मैं जितनी भी डिमांड्स हैं, क्लेम्स हैं, उनको मैं सपोर्ट करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एंटी CAPF, मैं बेवकूफ़ होंगी अगर मैं ये बोलूँगी कि मैं नहीं सपोर्ट करती, तो मैं सपोर्ट करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ प्रोविजंस के लिए आप पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है अब वो रिजेक्ट कर दें, वो मेरे को सही नहीं लगता है। कनिका, एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि लाइक इस पूरे मामले में कहीं भी सरकार ने उल्लंघन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? नहीं, देखिए, उल्लंघन नहीं कर सकता, सरकार के पास पावर नहीं है कि वो उल्लंघन करे, नंबर 1। जैसे कि मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में समझाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की एक पर्टिकुलर जजमेंट आई, उस पर कंटेम्प्ट चल रहा है, उसमें सारे मुद्दे डिसाइड हुए, बट ये जो पर्टिकुलर इशू है, ये आप पार्लियामेंट को रोक नहीं सकते कि वो एक बिल बनाए। यू कैन नॉट स्टॉप पार्लियामेंट। वी गेट दैट नाउ कि सुप्रीम कोर्ट और एनीवन फॉर दैट कैन नॉट स्टॉप पार्लियामेंट फ्रॉम इनेक्टिंग लॉज, राइट? बट द थिंग हियर इज, द कैच हियर इज कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मई में ऑर्डर पारित किया और मई में रिव्यू पिटिशंस के भी ऑर्डर आ गए, फाइनल जो जस्टिस होती है, जो ऑर्डर होता है वो आ गया, 6 महीने का टाइम दिया गया था टू एक्ट अपॉन दैट ऑर्डर। गवर्नमेंट ने एक्ट नहीं किया उस ऑर्डर पे, ना उस 6 महीने में ये बताया गया कि हम कोई एक्ट लेकर आने वाले हैं। ये मार्च में जाके इस एक्ट को पार्लियामेंट में लाया गया, इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया, जो कि बाद में पारित होकर एक्ट बनता है। तो ये 6 महीने में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, क्या ये वैलिड है या नहीं है? देखिए, अगेन ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी चल रहा है, अभी इस पे हेयरिंग होगी। ऑब्वियसली मैं अगेन यही चीज़ बोलूँगी, अभी जो आपने मेरे को पूरा टाइमलाइन समझाया, दैट डजंट स्टॉप पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ। जवाबदेही होगी, डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी होगी। अब जैसे ये एक्ट चैलेंज हुआ, तो इसमें अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं कि भाई कंटेम्प्ट हुआ है, अगर पेटिशन तो वैलिड है ही, ऑब्वियसली वो तो चल ही रहा है, बिकॉज वो वैलिड है इसीलिए चल रहा है, वरना वो उड़ जाता, वो डिसमिस हो जाता। तो अब आगे की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें यही अकाउंटेबिलिटी आने वाली है कि क्या गवर्नमेंट ने जो चीज़ें की है, आप उसका आंसर करिए, आप उसका रिप्लाई करिए, उसके काउंटर एफिडेविट्स दीजिए। तो ये जो प्रोसीडिंग है ये आगे चलेगी, और डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस पे जवाब देना बनता है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होगी। सो दिस इज़ द ओनली प्रोसीजर। बट इस पूरे सिनारियो में ये बोल देना कि पूरा एक्ट ही रिजेक्ट कर दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होगा। सर, अब कनिका जी का ये कहना है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हर सिनेरियो में एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। अगर इफ देयर सम नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा और सरकार को लगता है कि वी नीड टू मेक सम रिफॉर्म्स, तो वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें कर्टेल किया सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर प्रमोशनल एवेन्यूज़ हैं तो उन्हें हर बार दिया ही जाए, जब ज़रूरत हो तो हम उस प्रमोशनल एवेन्यूज़ को रोक भी सकते हैं। नहीं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस भी ऐसी होनी चाहिए देश में इस तरीके की। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंडीशन है जो सिर्फ CAPF को ही अफेक्ट करे। फंडामेंटल राइट्स को विदहेल्ड करने का जो पावर है वो देश की परिस्थिति को देखते हुए है, और वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सर्टेन ग्रुप के ऊपर ही आप उसको लागू करके उसका ही फंडामेंटल राइट आप मतलब विदहेल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सर। और दूसरा, जैसे अम्ब्रेला लॉ के बारे में बताया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अम्ब्रेला लॉ से एतराज़ होगा, प्रोवाइडेड कि वो जो मतलब सभी फोर्सेस की समस्याएं हैं उसको दूर करने वाला हो, न कि ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है उसको उलटने वाला हो। उसको मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था उसके प्रोविजंस भी इसमें इंक्लूड होते तो मुझे लगता है कि किसी को एतराज़ नहीं होता, और शायद सुप्रीम कोर्ट भी कंटेम्प्ट वाले मसले को नहीं मानता। लेकिन मुझे लगता है कि ये होना चाहिए था। अम्ब्रेला लॉ से किसी को एतराज़ नहीं है, प्रोवाइडेड कि उसमें वाकई कुछ रिफॉर्म करने वाली चीज़ हो। सर, आई विल ऐड टू व्हाट ही सेज। अम्ब्रेला लॉ से
किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, प्रोवाइडेड द अम्ब्रेला इज नॉट लीकिंग। दिस अम्ब्रेला इज लीकिंग वेरी बैडली। हट गया मुझे है। वाई से सर? सी, मैंने एक तो आपको बता दिया, सेक्शन 3 बोल दिया, एंड आई बिलीव दैट आर्टिकल 13, शी इज़ अ लॉयर, शी मस्ट बी मच बेटर अवेयर। मैंने तो कहीं से पढ़ के फर्रे बनाए हैं। आर्टिकल 13 provides that your fundamental rights should not be curtailed under normal circumstances. मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं लगती जिसमें मुझे डिप्राइव करके एक दूसरे को बाहर से ला के ऊपर रखा जाए, thereby violating my fundamental rights under Article 14, जो कि एक क्लासिफिकेशन बना देती है, मुझे इंफीरियर क्लासिफिकेशन बना दे रही है, उनको सुपीरियर क्लासिफिकेशन में कर रही है। वेयर एज वी आर बोथ ज्वाइनिंग एट द सेम लेवल through UPSC. It's a different matter that their exam is different, our exam is different. But when I joined, I didn't know कि मेरा एग्ज़ाम कैसा होएगा। आप सिविल सर्विसेज वाले एग्ज़ाम में डाल देते हो, जहाँ CSF वाले तो सिविल सर्विसेज के थ्रू ही आते थे पहले। तो सर ये तो माय फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 आर इम्पैक्टेड बिकॉज मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है by not letting me go higher in the hierarchy, even while I am the expert in my domain. एक आरोप सर ये भी लगता है, और खासकर जो IPS ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से ये आता है कि जब आप सर्विस ज्वाइन कर रहे थे उस समय भी आपको सर्विस रूल्स पता थे, उस समय भी आपको अपने प्रमोशनल एवेन्यूज पता थे, तो अगर आपको नहीं पसंद था आप सर्विस में नहीं आते। तो my father was born during the British time, so if he didn't like it, he could have stayed on in Pakistan or something. That is not so. That is not an argument for reforms. और उस समय मुझे नहीं पता था, मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था 77 में, the rules provided that I will become a deputy commandant in 6 years and a commandant in another 2 years, 8 years. What is happening now? A commandant अभी 30 साल में बन रहे हैं कमांडेंट। दैट वॉज द रूल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम श्योर ये आपके भी यही रहा होगा। 6 years to become a deputy commandant. Then they added plethora of ranks to sort of retard our progress. एक 2IC की रैंक लगा दी, एक एडिशनल DIG की लगा दी। They were also trying to create a rank of additional IG so that we don't stake claim for higher authority. And धीरे प्रोग्रेस हुई ना। अर्लियर द IPS ऑफिसर यूज्ड टू कम एट द लेवल ऑफ कमांडेंट्स एंड डिप्टी कमांडेंट्स ऑल्सो व्हेन माय ऑर्गेनाइजेशन वाज रेज्ड इन 65। अब धीरे कब डिप्टी कमांडेंट तक की सारी हमारे पास हैं, DIG की 80% है हमारे पास में। सो दिस प्रोग्रेस हैज़ अकर्ड ओवर द पीरियड ना। सो दिस इज अ डायनेमिक सिचुएशन। हम जब ज्वाइन किया था, जब IPS ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया था, आई रिमेंबर उस समय दे वर ऑल्सो फाइटिंग फॉर देयर राइट्स विज़ IAS ऑफिसर्स। उनके भी 22-24 सालों में वो DIG बनते थे। तो धीरे प्रोग्रेस हुई ना। जो NFFU सबको मिला और उससे प्रोग्रेस हुई। अब वो 14 साल में DIG बन रहे हैं, 20 साल में IG बन रहे हैं। तो जब हमने ज्वाइन किया था, दैट्स अ इररिलेवेंट argument. Progress occurs. When I was born, I was this big. I've not now grown. I could survive on my mother's milk, but I now need a full diet. So that is not a very convincing argument. कनिका, how do you ऐड करूँगी एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करूँगी। सर ने आर्टिकल 14 के लिए अभी बोला कि डिस्क्रिमिनेशन है, तो मैं इसको बिल्कुल निगलेक्ट करूँगी। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 14 कहता है आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन वो ये, अब अगर हर कोई एक अलग अलग पोस्ट पे है, आइडेंटिकल ट्रीटमेंट देना इज़ नॉट
डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 में ये कहीं नहीं लिखा कि हर किसी को आइडेंटिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। अब अगर कोई अलग अलग पोस्ट पे है, जिनका अलग अलग रोल है, जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अब आप अगर ये बोलेंगे कि आप सबको आइडेंटिकल ट्रीटमेंट मिले और अगर नहीं मिल रहा है तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो ये थोड़ा सा मैं सपोर्ट इसके फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। बट डेफिनेटली डिमांड्स आर लेजिटिमेट, वो मेरे को समझ आता है, बट इट इज़ नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 14 एट ऑल। बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वेयर इट वाज कमिंग फ्रॉम। उनका ये कहना है कि जैसे दोनों ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज हैं, बोथ कमिंग थ्रू यूपीएससी, पैटर्न अलग अलग होता है एग्जामिनेशन का, बट दोनों आप उसी पद्धति से रहे हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न से रहे हैं। फिर एक को आप प्रमोशन दिए जा रहे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से 113-14 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके लिए खुले हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, और आप एक के प्रमोशनल एवेन्यूज जो हैं वो कर्टेल कर रहे हैं। तो इज दिस नॉट डिस्क्रिमिनेशन? मैं लीगैलिटी समझना चाहता हूँ। एग्जैक्टली दिस, आई डोंट थिंक दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। अगर ये वैसे भी अगर ये डिस्क्रिमिनेशन होता तो ये बहुत पहले ये चीज़ें हट चुकी होती हैं। अभी तक कोई ये इश्यूज अब आए हैं जब ये नए लॉज आए हैं। इससे पहले ऐसा मैंने कोई ऐसी पिटिशन इससे पहले मैंने ना कोई ऐसी पिटिशन देखी, ना मैंने ऐसी कोई डिमांड्स या क्लेम्स मैंने ऐसे सुने थे। सो दिस इज़ नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 तब होता जब बिल्कुल ही आइडेंटिकल चीज़ें होती, चाहे आप कैटेगरी ए आप कह सकते हो, लेकिन रोल्स डिफरेंट हैं। दे आर नॉट सेम एट ऑल। आप ये मुझे इस मीडियम पे ये नहीं बोल सकते कि सेम है, दे आर डिफरेंट। तो जब चीज़ें डिफरेंट है तो आप आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो डेफिनेटली आर्टिकल 14 का वायलेशन तो इसमें नहीं है, बट डेफिनेटली आई सपोर्ट द डिमांड्स। मैं डिमांड ज़रूर सपोर्ट करूँगी। अगेन वही बात आती है ना, सर्विस रिलेटेड इशूज़ एंड देन वर्सेस इंस्टीट्यूशनल ईगो। बात तो वही है, पूरे डिबेट का जो अल्टीमेट कंक्लूजन निकलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, वो दो चीज़ें ही निकलेगा, या तो आईपीएस वर्सेस सीएपीएफ या फिर सर्विस रिलेटेड इश्यूज वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। सर एक और एस्पेक्ट इस पूरे एक्ट का ये है कि एक्ट का या फिर प्रोटेस्ट का कह लीजिए या फिर जो भी ग्रीवांसेस हैं उसका ये है कि बहुत मांग थी नॉन फंक्शनल प्रमोशनल अपग्रेडेशन, ये पेमेंट अपग्रेडेशन का, फिनेंशियल अपग्रेडेशन का, कि यार कम से कम आप हमें प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, आप हमें फिनेंशियल अपग्रेडेशन जो जिस रैंक पे मैं डिजर्व करता हूँ उसके बराबर का आप मुझे एक फिनेंशियल अपग्रेडेशन दीजिए। तो वहाँ पे मामला कहाँ फंस रहा है? व्हाई इज दैट नॉट, व्हाई आर यू गाइस नॉट गेटिंग दैट बेनिफिट? Right. So, before I answer this, point or two about What the kind of Article issue? 14 and also about IPS versus CAPF. It is not IPS versus CAPF. It is a demand for sort of क्या बोलोगे, implementation or recognition of our rights, CAPF rights. We are not saying कि IPS खराब है या जो है. IPS may be good in their own organization, although I doubt that, considering the manner in which they have handled these protests, or they have been handling so many other law and order encounter specialists बने हुए सारे. So I doubt their leadership even in policing job. हमारे यहाँ तो but that apart उनके जो सर्विस रूल्स हैं उनके अनुसार उनको मिलता रहे. By framing service rules against my interests, my rights are being curtailed. So you are saying that you are fighting for the safeguarding of your rights. We are fighting for safeguarding of our fundamental rights. और आर्टिकल 14 की जहाँ तक बात है, ठीक है, उनकी सर्विस अलग है, हमारी सर्विस अलग है. देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन व्हाट शी इज सेइंग कि रोल डिफरेंट है. अगर रोल डिफरेंट है तो स्कोप ऑफ वर्क भी डिफरेंट है. स्कोप ऑफ वर्क डिफरेंट है तो व्हाई डू दे नीड टू कम हियर? वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें ना. हम जब उनके लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ से बाहर निकल जाएगा, वी आर ऑल देयर टू हेल्प देम. और कोऑर्डिनेशन की बात है तो एज आई सेड अर्लियर, उनका बंदा हमारे यहाँ आ जाए, हमारा बंदा उनके यहाँ चले. लेट इट बी रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेशन. एंड नाउ कमिंग टू NFFU, the basic litigation started with the question of NFFU only. See, there are 64 या कितनी सर्विसेज हैं हमारी इंडिया में,
ऑर्गेनाइज सर्विस 73 जितनी भी होंगी 63 और 73 उसमें से सबको दिया है एनएफएफयू, इवन स्टैंड अलोन सर्विसेज जिसमें कार्डर 10-15 के होंगे उनको भी दिया है, बट दे हैव सेड दैट इनको नहीं देंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डॉक्टर्स को विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स हु वर्क अंडर आवर कमांड, दे हैव बीन गिवन एनएफएफयू। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी आया है उनके लिए। दोज पीपल वर्किंग अंडर आवर कमांड, जो लड़का मे बी 1900 या 2000 में भर्ती होगा एज मेडिकल ऑफिसर, वो आज की डेट में ही विल बी ड्रॉइंग द सैलरी एंड पुटिंग ऑन द रैंक ऑफ आईजी, वेयर एज 2000 में जो हमारा असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती हुआ वो शायद अभी डिप्टी कमांडेंट होगा 26 साल में। रैंक तो खैर रैंक नहीं, तनख्वाह भी नहीं है, तनख्वाह भी नहीं है उसको, तनख्वाह भी नहीं है। नहीं, अब तो रैंक भी होगी डीआईजी तक। आईजी रैंक तो मतलब अच्छा, जैसे हर फोर्स में एक ही है। हाँ, तो IG ओके तो खैर seniority ओके, के ऊपर तनख्वाह है। ड्रॉ करते हैं, तनख्वाह ड्रॉ करते हैं। सो इवन विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन पीपल अंडर माय कमांड are getting better treatment. Perhaps people in different branches of my service will be getting better treatment, but GD cadre, which is the most general duty cadre, which is the most crucial, उसको नहीं देंगे। NFFU order of 2009 said that जिन services में acute stagnation है उनको time bound upgradation of pay scale दे दिया जाएगा। So, for example, an IAS gets into senior scale in 4 years. So, हमारा ऑफिसर अभी 2026 चल रहा है ना, so IAS ऑफिसर ज्वाइनिंग इन 22 गेट सीनियर स्केल इन 26, हमारे ऑफिसर को 28 में मिल जाएगा, 2 साल का गैप देके, एंड सो ऑन सो फोर्थ। I'll keep getting my pay up to the rank of additional secretary in a time bound manner. So this was the order, this was the contest. High Court ruled in our favor, government didn't implement it. Supreme Court ruled in our favor, government implemented it by curtailing so many things. The NFFU का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो फाइनली जस्टिस ओक और जस्टिस भुइयां की बेंच ने किया था, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। उसमें पहली चीज़ तो दीज सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज सर्विसेज, देयरफॉर इनको आईजी तक की सारी पोस्टें इनकी होनी चाहिए। नंबर 2, इनके लिए सर्विस रूल्स बनने चाहिए, नॉट रिक्रूटमेंट रूल्स। सर्विस रूल्स विल मीन कि आपकी अपग्रेडेशन होती जाएगी। रिक्रूटमेंट रूल्स में प्रोविज़न है आपकी ट्रेनिंग का, आपकी मेडिकल कैटेगरी का और ये सारी चीज़। सर्विस रूल्स विल नॉट हैव दोज इम्पेडिमेंट्स। सर्विस रूल्स में आपको प्रमोशन मिलती जाएगी उसके साथ, अनलेस यू हैव अ बैड रिपोर्ट और अनलेस यू आर ऑफ ड्यूबियस कैरेक्टर। तो ये 2 चीज़ें थी, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसमें और भी था, कैडर रिव्यू का भी इशू था। तो कंटेम्प्ट पिटीशन इज ऑन दीज 3 पॉइंट्स, NFFU, cadre review and service rules. Whereas the petition which has been heard today and notices issued is against the Act. CAPF Act. It's challenging the act. Challenging the act. So ये इशू है NFFU में। दोहरी मार है, डबल जियोपर्डी जो आपकी लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं। वी आर नॉट गेटिंग तनख्वाह, वी आर नॉट गेटिंग प्रमोशन। तो नाउ अगेन कमिंग ऑन दिस, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं वापस, कि अगर जैसा सर ने कहा कि हमारे अंडर के अगर ऑफिसर्स जो हैं उनको हमसे बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है, और हमारा एक तरह से ग्रोथ, ना प्रमोशन मिल रही है, ना पे चेक बढ़ रहा है, हमारी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल रहा है, तो हमें एक स्टैग्नेंट कर दिया गया है। तो एवरीथिंग अपार्ट, ये भी तो इंसान की ख्वाहिश होती है। अगर इफ़ आई एम सिटिंग हियर एज एन एंकर टुडे, मेरा भी यही एम है कि कल शायद मैं आज से बेटर पोजीशन में हूँ, बेटर पे चेक मिले, और अगर मेरी ग्रोथ ही स्टैग्नेंट हो जाए तो फिर तो आई हैव टू रेज वॉइस ना फॉर मी। डेफिनेटली एंड मैं तो ये देखिए, मैं ये स्टार्टिंग से ही बीइंग अ लॉयर, मैं तो ये स्टार्टिंग से ही सपोर्ट कर रही हूँ कि अगर इस तरह से जो चीज़ें हैं, जो ये
अगेन कोटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़, ये जो चीज़ें हैं डेफिनेटली मैं तो इनको सपोर्ट कर ही रही हूँ, बट बात वही होती है ना कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ ठीक है एंड ये चीज़ें तो ऑब्वियसली लेजिटिमेट हैं, डेफिनेटली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक को बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। बट इसको आर्टिकल 14 का वायलेशन कहना इज़ नॉट करेक्ट। बट सेकेंडली अगर ये चीज़ें हैं तो इसका ये जो डिमांड्स है लेजिटिमेट, बिल्कुल ही लेजिटिमेट डिमांड्स हैं और मैं तो स्टार्टिंग से सपोर्ट ही कर रही हूँ, बट इसके बेसिस पे ये पूरा एक्ट रिजेक्ट करना ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। अगर ये डिमांड्स हैं तो डेफिनेटली हम इस मीडियम के माध्यम से और भी चीज़ों से सपोर्ट करेंगे और साथ में खड़े रहेंगे ऑब्वियसली, बट ये बोल देना कि पूरा एक्ट को आप रिजेक्ट कर दीजिए ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। और आई थिंक ये पूरा एक्ट को, ये सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा एक्ट रिजेक्ट नहीं होने वाला। डेफिनेटली देयर कैन बी चेंजेस इन द जो ऑब्वियसली सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्रमोशंस है, बेटर ट्रीटमेंट है, इन सब चीज़ों में डेफिनेटली चेंजेस होने की मैं उम्मीद रखती हूँ कि हो सकते हैं, बिकॉज अगर ऐसी कोई डिमांड सामने से आ रही तो डेफिनेटली कोई ना कोई ग्राउंड लेवल पे इशू होगा जो सर ही समझ पाएंगे, हम लोग नहीं समझ सकते ग्राउंड लेवल पे चीज़ें। हम लोग सिर्फ थोड़ा बहुत लॉ समझ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं वो सर ही बेटर समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं उसके लिए भी सपोर्ट, उसके लिए मॉडिफिकेशंस होने ज़रूरी हैं, जो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि मॉडिफिकेशन हो कि वो करेंगे और वो लेजिटिमेट भी है, बट पूरा एक्ट को रिजेक्ट कर देना इज़ आई थिंक नॉट फिजिबल। नॉट फिजिबल। अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिबेट और ये डिस्कशन जा रहे हैं सर। एक चीज़ जो कनिका जी ने बार बार कही कि इस पूरे इश्यूज़ को मीडिया में या सोशल मीडिया पे आईपीएस बनाम सीएपीएफ बनाने की कोशिश हो रही है और बन चुका है सर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट आईपीएस एंड सीएपीएफ। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे मुद्दे को आईपीएस बनाम सीएपीएफ बनाया किसने? एक्ट ने, गवर्नमेंट ने, या फिर कुछ स्टेटमेंट्स है सर? व्हाई, हाउ डू यू सी दिस एंटायर इशू? इज इट रियली एन आईपीएस वर्सेस सीएपीएफ इशू और इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू दैट नीड्स टू बी टैकल्ड इन द सेम वे? In my view, as far as I'm concerned, I have been leading the litigation besides this NFFU जो 2011 में शुरू हुई. I had in 2005 filed a petition in Tripura High Court against BSF law, जो BSF का rules थे जिसमें इनके लिए promotion थी. My pleading was that I have joined as an assistant commandant. I am an expert in this. Why should I not be the DG of the BSF? So that is, again, this was, in my view, assertion of my fundamental rights. It was not against an IPS. But then, as I would agree, the problem and you know, I mind you, I had excellent working relations with all the IPS officers I have worked with. अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे. आई एम इन फैक्ट पार्ट ऑफ अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स जिसमें ये सारी चीज़ें डिबेट होती है. कई लोग मेरे से गुस्से भी होते हैं. दैट्स अ डिफरेंट इशू. माय फोन इज नॉट वर्किंग, अदरवाइज मैं आपको दिखाता हूं. This too I can vouch for sir, because I met so many IPS officers and they were certainly very angry on you. They must be. That is a different issue. उनका एंग्री, मुझे उनके ऊपर गुस्सा नहीं है. मुझे उनके, मैं गुस्सा होके करूँगा भी क्या. एट द मोस्ट आई विल नॉट रिकमेंड द डीआईजी अमृतसर टू एंटरटेन देम फॉर द रिट्रीट. उससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है ही नहीं. आईपीएस ऑफिसर्स कैन अरेस्ट मी and sort me out for my social media posts. But then that is one. NFFU का हो गया. That is contempt, and this is the different petition. Now, Article 14, I'll come back again on this. Article 14 says equality before law, है ना. ये एक्ट बना के इन्होंने एक आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन कर दी है by reserving senior posts for them at my cost, even though I have all the requisite. और 46 पोस्टें आईजी की, 23 हमारे लिए हैं, 23 आईपीएस ऑफिसर. और एज ऑन डेट देयर वुड बी 100 ऑफिसर्स ऑफ द डीआईजी लेवल who are eligible in all respects, period of service, training, medical category सब में, who are eligible to become IGs.
बट दे कांट बिकम आईजीज बिकॉज वो पोस्टें उनके लिए रिजर्व्ड हैं. सो दैट इज़ वन. अभी और फंडामेंटल राइट्स और भी, अभी तो मैंने 14 की बात करी थी. 16 equal opportunity in public employment. Again, by reserving higher level posts and diverting it to outsiders, my right for that equal opportunity is being curtailed in employment. ठीक है. Article 21 also, right to fair and dignified service. अब इसकी न्यूएंसेस जो हैं लॉ में डिस्कस होती रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस. मैंने जो मेरे दोस्तों से जो जिनको थोड़ी बहुत लॉ की नॉलेज है उनसे पता किया, तो इसमें एंड देन आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द एक्ट. आर्बिट्रेरी इसलिए कि इट ओवर रूल्स ऑल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि एग्जिस्ट करती हैं इन रिगार्ड टू द रेगुलेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ दीज. इट ओवर रूल्स ऑल. इतना टाइम नहीं है कि उन चीज़ों को डिटेल में बात किया जाए. सर कह रहे हैं कि वो ओवर रूल करती है सारे एग्जिस्टिंग रेगुलेशन को. तो ये तो टाइम होता है ना, हर सरकार, तमाम सरकारें जो हैं टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स करती हैं. ज़रूरी नहीं है कोई एग्जिस्टिंग लॉ है तो हमें उसे फॉलो करना है. अगर एट टाइम्स इफ वी नीड द नीड ऑफ चेंजिंग द रेगुलेशंस वी मे चेंज दैट. उसमें क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, चेंज तो ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर CAPF एक्ट 2026 की बात करें तो जैसा कि इसको प्रोपोगेट किया जा रहा है कि एक रिफॉर्मेटिव एक्ट है, वो नहीं है. मतलब चेंज अगर हो, बेटरमेंट के लिए हो, तो वो चेंज अच्छा है. लेकिन अगर उस चेंज से एक लार्जर जो ग्रुप है उसका नुकसान हो रहा हो, पर्टिकुलरली तब जबकि जो देश की अपेक्स कोर्ट है उसने एक निर्णय दिया है उनके पक्ष में, और उस निर्णय को बदलते हुए इस एक्ट को लाया जा रहा है. तो मेरे ख्याल से इस तरीके के एक्ट जरूरत क्या है उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चेंज करने की? रिफॉर्म इज़ ऑलवेज वेलकम. मेरे ख्याल से देखिए, समय के साथ हर एक चीज़ें रिफॉर्म हुई हैं. मतलब आप शुरू से ले लें, मतलब मानव सभ्यता का विकास भी धीरे धीरे हुआ है. पहले कुछ थे, आज तो हम वो चीज़ कल्पना नहीं कर सकते. आज वो चीज़ हम नहीं थोप सकते कि पहले ऐसा होता था. तो पहले जो होता था और वही अभी कंटिन्यू किया जाए, उसको परपेचुअल सिस्टम बना दिया जाए, वो ठीक नहीं है. इवोल्यूशन और रिफॉर्म जो है वो होते रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन रिफॉर्म से अगर एक लार्जर ग्रुप जो है वो अफेक्ट हो रहा हो, उसके जो एस्पिरेशंस हैं, उसके सर्विस कंडीशंस हैं, वो अफेक्ट हो रही हो, तो मेरे ख्याल से इसको रिफॉर्म नहीं कहेंगे. शायद आपको लगता है सर कि सरकार को लगता है कि आप लोग लार्जर ग्रुप नहीं हैं, आप सिर्फ 13,000 हैं, जस्ट 13,000 CAPF ऑफिस कार्डर ऑफिसर्स, और IPS लॉबी में भी आपसे बड़ी हो और उनके नहीं. अब सरकार के व्यू का देखिए, सरकार के व्यू पे मैं कमेंट नहीं करूँ. 13,000 ही होंगे वो भी इतने ही नहीं, होंगे. सरकार But के point व्यू is के that ऊपर they कमेंट have करने का they have a मुझे better नहीं लगता lobby. है कि They have a better lobby. भाई एक SP डिस्ट्रिक्ट में होता है, एडिशनल SP आया, he grows with a foot soldier of a political party. वो MLA बन गया, ये SP बन गया, वो स्टेट में मिनिस्टर बन गया, ये शायद DIG बन गया, वो सेंटर में आ गया तो ये भी DG कहीं का बन गया. सो दे हैव अ बेटर कनेक्ट विद द पॉलिटिकल अथॉरिटी. पॉइंट जैसा मिस्टर गुप्ता ने कहा कि वेयर वॉज द नीड टू चेंज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. Supreme Court order was perfectly legal and it had said only up to the organized group service DO IG तक ही होता, ऊपर का तो. And then administrative reform is a very lofty title for this act. अगर administrative reforms करनी है तो why not from assistant commandant upwards? Why not reserve posts for IPS officers at the level? आए जमीन पे काम करें. मैं इंटरप्ट करूंगा. इस एक्ट को आपने पढ़ा होगा, उसमें रिफॉर्म की चीज़ कौन सी है मुझे आप खोज के बता दें. सरकार का कहना है कि देखिए हमने ADG लेवल पे जो पहले 75 हुआ था, इसमें कोई रिफॉर्म उसमें तो हमने 67 कर नहीं, दिया. 67 सुप्रीम It is very cleverly सुप्रीम कोर्ट के worded. आदेश में भी ADG, SDG और DG के उसके बारे में कोई कुछ नहीं रेफरेंस. It is cleverly worded, minimum of 67%. Effectively 5 होंगी
तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और सर रिफॉर्म के बारे में ये कहा जाता है कि बेटर कोऑर्डिनेशन, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, एक बढ़िया चेन ऑफ ऑर्डर बना रहेगा, देयर विल बी क्लियर पैसेज ऑफ कोऑर्डिनेशन उस लेवल पे तो होता ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज एट द लेवल ऑफ कंपनी कमांडर विद द डीएसपी, कंपनी डिप्टी कमांडेंट ऊपर, ऐसे कोऑर्डिनेशन लोअर लेवल पे होता है। उसने कोऑर्डिनेशन वाला जो व्यू है, मुझे लगता है कि आज से 20-30 साल पहले जो कोऑर्डिनेशन होता था, जो रिक्वायरमेंट थी कोऑर्डिनेशन की, वो आज के समय में नहीं है। आज के समय में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस हो चुका है। आज के समय में लगभग सभी चीज़ों की एसओपीज बन चुकी है, चाहे इंटेलिजेंस शेयरिंग की हो, चाहे डिप्लॉयमेंट की हो सीएपीएफ की। आप देखिए इलेक्शंस के टाइम में इतना मैसिव डिप्लॉयमेंट होता है सीएपीएफ्स का। इलेक्शन कमीशन की बड़ी क्लियर गाइडलाइंस है, जैसे ही एमएचए की तरफ से ऑर्डर्स निकलता है सीएपीएफ के डिप्लॉयमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट्स खुद कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देती हैं पर्टिकुलर सीएपीएफ से कि आपकी फोर्स कब आ रही है। आज के दिन में सीएपीएफ को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जब कोई अनलॉफुल सिचुएशन होती है किसी स्टेट में, जब वो फोर्स की रिक्विजिशन देते हैं एमएचओ को, उसके साथ साथ ही वो फोर्स के साथ परसू करना शुरू कर देते हैं कि आपकी फोर्स कब आ रही। तो कोऑर्डिनेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिक्वायरमेंट है। सीएपीएफ की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है मुझे लगता है। तो सर क्या मजबूरी है, आप लोगों को क्या लगता है ये सरकार और आपके बीच की सीलिंग टूट क्यों नहीं पा रही है? एक कम्युनिकेशन क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है, संवाद क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है, आप अपने ग्रीवांसेस डायरेक्टली सरकार तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? हमारा एक्सेस नहीं है, हमारी लीडरशिप आईपीएस ऑफिसर्स हैं, हमारा किसी जगह पे उनसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। आईजी लेवल तक होते हैं, एडिशनल डीजी बनते हैं महीने 2 महीने, एक आधा कोई 2 साल के लिए बन गया तो बन गया, महीने 2 महीने 15 दिन। तो जो इंटरेक्शन लेवल है उस पर नहीं है कहीं। लीडरशिप बैरियर आ जाता है। लीडरशिप इज बिलोंगिंग टू आईपीएस ऑफिसर्स, तो वो इंटरेक्ट करते हैं। तो आवर इंटरेस्ट, और अभी जो कैडर रिव्यू की बात है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि कैडर ऑफिसर को लीजिए आप कैडर रिव्यू में, तो कैडर रिव्यू तो इनिशिएट ही नहीं हुए। सर्विस रूल बनाने की बात है, उसमें कहा हुआ है कि कैडर ऑफिसर को लीजिए, वो भी इनिशिएट नहीं हुए। तो सर अब मैं सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क लूँगा, क्योंकि बातचीत बहुत लंबी खींची चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास 1-2 सवाल और थे जो आईपीएस ऑफिसर साहब से पूछना चाहते थे, बट उस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। उनको बिठा लो, उनके साथ हो जाएगी डिस्कशन। सर आई वांट लॉजिकल कंक्लूजन क्या हो सकता है इस मामले का, और क्या होना चाहिए जो आप चाहते हैं, जो आप मानते हैं? देखिए, जैसा कि शुरू में ही आपने भी कहा कि ये डिस्कशन सीएपीएफ वर्सेस आईपीएस नहीं है, और जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि जो हमारा इनिशियल इशू था कि जो हमारे बेनिफिट्स से हमको डिप्राइव किए गए थे 6 वे कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद, सिर्फ ये कह के कि सीएपीएफ्स का जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप पे सर्विस है वो ऑर्गेनाइज ग्रुप पे सर्विस में नहीं आता, इसलिए आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जब इसमें क्लैरिटी आ गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो उसके बाद कम से कम जो ऑर्गेनाइज ग्रुप पे सर्विस का स्टेटस है वो दिया जाना चाहिए, और साथ में उससे जो रिलेटेड बेनिफिट्स है वो दिया जाना चाहिए। तो इसमें कहाँ से सीएपीएफ और आईपीएस की बात आती है? देयर आर सो मेनी ग्रुप ए सर्विसेज, हम तो सिर्फ उन ग्रुप ए सर्विसेज के बराबर होने की मांग कर रहे थे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है। तो इससे ज़्यादा तो हमारी कोई मतलब मांग नहीं थी कभी भी। तो सर सुप्रीम कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीएपीएफ इस वक्त? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट दिस एक्ट विल बी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। मेरा और चीज़ एक मैं बोलना चाहता था कि इवन द एक्सपर्ट ग्रुप्स हैव रिकमेंडेड, जो पिछला पे कमीशन था 2016 वाला, 5 पे कमीशन, हाँ, उसने कहा था कि डीआईजी के लेवल की सारी पोस्टें कैडर को दे दीजिए। उन्होंने कहा था आईजी एंड अबव, which means additional DG, special DG also, 50% should go to the cadre. Mr. Chidambaram's committee, parliamentary committee,
आई थिंक 15 नंबर है या कोई जो भी नंबर है, that recommends that cadre officers should be considered for appointment as DGs of the respective forces. सर लेकिन 70% एडीजी पे रिजर्वेशन भी तो वही करके गया था ना, कौन? चिदम्बरम साहब ही तो। नहीं, 70% वो नहीं 75%। भाई, वो तो उस समय तो एडिशनल डीजी की पोस्ट मिली थी हमें, उससे पहले तो हम बनते ही नहीं थे। उससे पहले तो आईजी भी 33% थे। आईजी मैं एडिशनल डीजी बनाई इस वजह से क्योंकि 75 उन्होंने एक पोस्ट हमें दी, 25% दी। तो वो तो धीरे धीरे रिफॉर्म्स हो रहे थे ना, मे बी हो जाते अभी तक, बट देन I understand sir. कनिका you सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस एक्ट, कंटेम्प्ट की सुनवाई में क्या हो सकता है, लीगैलिटीज क्या कहती हैं, एंड क्या है फ्यूचर इस एक्ट का और डिमांड्स का? देखिए, कोई भी एक्ट विदाउट स्क्रूटनी नहीं होता है। ऑब्वियसली कोई भी अगर एक्ट पार्लियामेंट से पास होता है उसमें स्क्रूटनी पॉसिबल है, तो स्क्रूटनी उसकी हो, मॉडिफिकेशंस हो, जो भी CAPF ऑफिसर्स के जो भी डिमांड्स हैं वो एक्नॉलेज किए जाए। बट साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट से आप लॉ बनाने की पावर ही छीन लो और आप बोलो कि पूरा एक्ट रिजेक्ट हो जाए ओनली बिकॉज आपके 3-4 पॉइंटर्स जो हैं वो उस एक्ट में नहीं हैं। वो जो आपके पॉइंटर्स हैं वो मॉडिफाई हो सकते हैं, वो उस एक्ट में आ सकते हैं, ये प्रोविजंस हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर कहते हैं तो ये जो मॉडिफिकेशंस है, जैसे अभी सारी बातें हुई आपके सामने, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बातें हुई, प्रमोशन की बातें हुई, साथ में और भी बहुत सारे पॉइंटर्स सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाए। वो सारे पॉइंटर्स को अगर सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज करता है तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें एक्ट में आनी चाहिए। मैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ, बट एंड में ये बोल देना कि कुछ चीज़ों की वजह से पूरा एक्ट अगर आप बोलो कि आप रिजेक्ट कर दो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता। मॉडिफिकेशंस डेफिनेटली हो सकते हैं और ये पॉसिबल है, और मुझे लगता है इस एक्ट में भी आगे यही मॉडिफिकेशंस होंगे। और मैं उम्मीद भी करूँगी कि गवर्नमेंट एक्नॉलेज करे ये सारी चीज़ें। एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत मेहनत से, ऑब्वियसली मैं तो जितना नहीं बता पाऊँगी जितना सर बता पाएंगे कि कितने ज़्यादा उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, डेफिनेटली वो एक्नॉलेज होनी चाहिए। तो वो मॉडिफिकेशंस हों, वो उस एक्ट में लाई जाएँ कैसे भी करके, जो पॉसिबल है, बट ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हो सकता। वेल मॉडिफिकेशंस हो, लेकिन ये एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर हो सकता। सो वेल ऑन दैट नोट वुड लाइक टू एंड दिस डिस्कशन। आपने ये डिस्कशन सुनी होगी और उसमें हम तमाम पहलुओं पर बात करने की हमने कोशिश की, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ की बातें की जाएं, हर पॉइंट ऑफ व्यू को प्लेटफॉर्म दिया जाए। और जब से ये इशू शुरू हुआ हमने लगातार इस दोनों पक्ष की बातों को जानने की कोशिश की और दोनों पक्ष की बातों को आप तक पहुंचाया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, एंड आई वुड अगेन लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स विद आवर ऑडियंस। हम उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी, और ये अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और भी इंटरव्यूज देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़।